नमस्कार। आज हमारी कहानी का विषय है पिता का कठोर फैसला। मानव वर्मा जी जो अपनी नौकरी से रिटायर हैं और उनकी पत्नी हमारी सोसाइटी में रहती हैं। कुछ मकान छोड़कर उनका 2 मंजिला मकान है। वैसे तो 2 बेटा बहू हैं, 2 पोता पोती हैं, पर अपने परिवार के साथ बाहर रहते हैं। कभी कभी तीज त्योहार पर आना होता है, वरना वह भी नहीं होता। दोनों अंकल आंटी बस एक दूसरे का सहारा ही था। ज्यादा उम्र हो जाने के कारण आंटी ज्यादा काम नहीं कर सकती थी, इसलिए एक फुल टाइम मेड लगा रखी थी घर का सब काम करने के लिए। पर खाना बनाने का कार्य आंटी ही करती थी, क्योंकि अंकल को आंटी के हाथ का ही खाना पसंद था। मकान के ऊपर का हिस्सा किराए पर दे रखा था, जिसमें रमेश और उसकी पत्नी रहते थे। वे दोनों ही मिलनसार स्वभाव के थे। कल्लू का अंकल आंटी के साथ व्यवहार भी बहुत अच्छा था। धीरे धीरे हमारा उनसे परिचय हुआ। दोनों अंकल आंटी सोसाइटी पार्क में शाम को टहलने आते थे। वहीं उनसे मुलाकात हुई और धीरे धीरे वह मुलाकात अच्छी जानकारी में बदल गई। मैं और मेरी 5 साल की बेटी को पार्क में लेकर जाती थी। अंकल और आंटी बहुत ही खुश मिजाज स्वभाव के लोग थे, पर बेटों और बहुओं के व्यवहार के कारण थोड़े चिंतित जरूर रहते थे। यही सोसाइटी में रहने के कारण किसी न किसी के यहाँ मुलाकात हो जाती थी, पर काम की व्यस्तता के कारण ज्यादा आना जाना ना था। एक दिन जब मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेकर लौट रही थी तो पता चला कि आंटी की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं, पर वहां से आंटी घर वापस ना आ पाई। वह चली गई थी अनंत यात्रा पर, जहां से कोई वापस न आ पाता। आंटी के जाने का गम धीरे धीरे अंकल को अंदर ही अंदर खा जाने लगा। उनके बहू बेटे एक आए थे, अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए वापस चले गए। अब अंकल बिल्कुल अकेले रह गए थे। काम करने चली जाती थी तो अंकल के लिए खाना भी बना देती थी। ऐसे में सुरेश और उसकी पत्नी ही अंकल का ख्याल रखते थे। बेटे बहू साल में कभी कभार 1-2 बार आ जाया करते थे और 1-2 दिन रुक कर वापस ही चले जाते थे। अंकल की तबीयत भी अब पहले से खराब रहने लगी थी, परंतु उनके बहू बेटे उन्हें शायद ही अपने साथ रखना चाहते थे। एक बार किसी ने पूछा भी कि अपने पिताजी को अपने साथ ले जाओ। वो बोले कि हम सब तो ऑफिस चले जाते हैं और शाम को देर से लौटते हैं और बच्चे स्कूल चले जाते हैं। ऐसे में पिताजी सारा दिन अकेले कैसे रहेंगे। यहाँ सुरेश और उसकी पत्नी रहते हैं और सोसाइटी में पिताजी के कुछ दोस्त भी हैं, तो पिताजी को अकेलापन महसूस नहीं होगा। आज अंकल की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उन्होंने सुरेश को बुलाया, वहीं उन्हें अस्पताल लेकर गया। अंकल को एडमिट कर लिया गया था। सोसाइटी के कुछ 2 लोग आ और चुके थे। अंकल जी के बेटों को खबर कर दी गई थी, परंतु उन्होंने कहा कि ऑफिस से छुट्टी लेकर आ जाएंगे। सारा दिन उन्हीं के आने का इंतजार हो रहा था। पूरा दिन बीत गया पर कोई नहीं आया था। बाकी सोसाइटी वाले भी अपने अपने घर जा चुके थे। अंकल को होश आ गया था। उन्होंने सोचा कि अभी तक उनके बेटे बहू आ चुके होंगे और उनसे मिलने के लिए तड़प रहे होंगे। उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। रूम में आने पर वहां केवल सुरेश को देखकर इशारों से बेटों के बारे में पूछा, तो सुरेश ने बताया कि उन्हें तत्काल खबर कर दी गई थी, आते ही होंगे। अंकल निराश हो गए थे। उन्होंने आंखें बंद कर ली। आंसू उनके गाल पर ढुलक रहे थे। वे अपना दुख किसी के सामने बयान नहीं करना चाहते थे। वे समझ चुके थे कि उनके बेटों के पास इतना भी समय नहीं है कि हालचाल भी लेने आ जाएं। पूरी रात रमेश ही उनके साथ रहा। सुरेश ने एक बेटे के समान उनका ख्याल रखा। दूसरे दिन छोटे बेटे संदीप का फोन आया कि उन लोगों को छुट्टी नहीं मिली और बड़े भाई भाभी बाहर घूमने गए हैं, क्योंकि उनकी बेटी का जन्मदिन है। प्लीज़ उनके पिताजी का ख्याल रख लेना।
अस्पताल को बिल वह ऑनलाइन पेमेंट कर देगा। छुट्टी मिलते ही वह सब घर आ जाएंगे। तीसरे दिन अंकल डिस्चार्ज होकर घर आए। सुरेश और उनकी पत्नी उनका पूरा ख्याल रख रहे थे। सुरेश ने ऑफिस से 4 दिन की छुट्टी ले रखी थी। 4 दिन बाद उसे ऑफिस जाना था। उसने वह और उसकी पत्नी ने अंकल जी का पूरा ख्याल रखा था। अब अंकल स्वस्थ हो रहे थे, परंतु बीमारी के दौरान जिस तरह से उनके बेटों और बहुओं का व्यवहार था, वह रह रहकर उन्हें अंदर ही अंदर कचोट रहा था। करीब 1 हफ्ते के बाद दोनों बेटे बहू परिवार सहित आए थे अंकल का ध्यान रखने के लिए। सुरेश और उसकी पत्नी का धन्यवाद किया, हालचाल पूछा और एक फॉर्मेलिटी सी निभाकर 2-3 दिन के बाद वापस चले गए थे। 2 महीने बाद उनके बेटे बहू फिर से वापस आए और मकान के बंटवारे की बात करने लगे। उसी दिन शाम को घर से झगड़ने की आवाज़ें आने लगी। पता चला कि अंकल ने अपने दोनों बेटों को अपनी संपत्ति से साफ साफ देने से मना कर दिया और अपना मकान सुरेश के नाम कर दिया था। इसलिए दोनों बेटे उनसे झगड़ रहे थे। एक किराएदार के नाम पर आप मकान कैसे कर सकते हैं? माना कि मुसीबत में उन्होंने हमारी मदद की है, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि आप सारी जायदाद उसके नाम कर दें। आखिर क्या रिश्ता है आपका उनसे? हाँ, यह किराएदार ही हैं। मेरा इनका किराए का ही संबंध है, लेकिन यह लोग मेरी सेवा करने के लिए बाध्य नहीं हैं। फिर भी रिश्ते का कोई बंधन न होते हुए भी इन दोनों ने मेरा इतना ख्याल रखा। जिस समय मुझे मेरे बेटे बहुओं की ज़रूरत थी, उस समय यह दोनों ही मेरे साथ खड़े थे, दिन रात ख्याल रख रहे थे। मेरे बेटों के पास तो मेरे लिए समय ही नहीं था। मेरे सुख दुख में बस मेरे किराएदारों ने ही मेरी मदद की है। इसलिए मैंने यह मकान इन दोनों के नाम कर दिया है। जब तक मैं जीवित हूँ यह दोनों ही यहीं रहेंगे और मेरे मरने के बाद यह मकान इन दोनों का हो जाएगा। दोनों बेटों के पास पिताजी के सवालों का कोई जवाब नहीं था और दोनों गुस्से में वहाँ से चले गए। हमें अपने माँ बाप और बूढ़े बुजुर्गों का बुढ़ापे में ख्याल रखना चाहिए। उन्हें हमारे प्यार की आवश्यकता होती है। बुढ़ापा भी बच्चों के ही समान होता है। हमें अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल भी अपने बच्चों की तरह ही रखना चाहिए। वह अपने दिल से हमें आशीर्वाद देंगे। क्यों बोझ हो जाते हैं वह झुके हुए कंधे जिन पर चढ़कर कभी तुम दुनिया देखा करते थे। धन्यवाद। आपको यह कहानी छोटी सी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत करें। धन्यवाद।